नमस्कार साथियों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। पिछले 5-7 दिन से अपन ने क्लास रिकॉर्ड नहीं की, मतलब क्लास डाली नहीं यूट्यूब पे। अभी फिर से प्रॉपरली, अभी 1-2 दिन का और काम है, मतलब तो इस वजह से थोड़ा बिजी हूँ। बीच में एक दो तीन दिन का गैप आ सकता है। बाकी क्लासें अपनी प्रॉपर आएंगी। और तुम्हें बताया था अपन टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन डालेंगे, तो वो भी 1-2 दिन बाद में मैं प्रॉपरली सारा काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना नया टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे भारत में सर्वप्रथम एआई कब हुई, किसने की, कहाँ की, किस नस्ल में की। सांड की नस्ल, किस नस्ल के सांड को काम में लिया और किस नस्ल की गाय को। सांड की नस्ल, ये देखते हैं पहले तो। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम एआई कब हुई, किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई, किस नस्ल में की गई, और सांड की कौन सी नस्ल थी, गाय की कौन सी नस्ल थी और सांड की कौन सी नस्ल थी। तो कब की गई, ये तो 1939 ईस्वी में की गई, ठीक है। किसके द्वारा, किसने की, ये थे डॉक्टर संपत कुमारन। कहाँ की गई, ये था पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में की गई थी, ठीक है। तो कहाँ की गई, पैलेस डेयरी फार्म मैसूर, कर्नाटक में की गई, ठीक है। किस नस्ल की गाय में की गई थी, मतलब पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमारन ने 1939 ईस्वी में सर्वप्रथम एआई की। गाय की नस्ल कौन सी थी, तो ये थी होलीगर नस्ल की गाय थी। और सांड की नस्ल थी एचएफ यानी होलिस्टियन फ्रीजियन, इसको शॉर्ट में एचएफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगी कि सर्वप्रथम एआई किसने की, कब की, कहाँ की, कौन सी नस्ल में थी और सांड की कौन सी नस्ल थी, ये होगी। अब कृत्रिम गर्भाधान के लिए अपन जो स्पर्म रखते हैं वो किस में रखते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसके बारे में भी। तो जो स्पर्म होते हैं वो कहां पे रखते हैं अपन, लिक्विड नाइट्रोजन में। Ln2 गैस होती है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन में, और इसका तापमान कितना होता है, इसका तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में और उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, इसका यूज टेटूइंग में भी, मतलब कि पशु को चिन्हित करने में भी किया जाता है। कोल्ड बार्निंग में, मतलब कि ज्यादा ठंडा हो जाता है और ज्यादा ठंडी चीज भी अपन अगर कहीं चिपका देते हैं तो वहां की जो कोशिकाएं होती है ना वो नष्ट हो जाती है, मतलब वो मर जाती है, ठीक है। तो इसका Ln2 का प्रयोग पशु को चिन्हित करने में भी किया जाता है। Ln2 के साथ साथ शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, उसका टेम्परेचर भी शायद -79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको भी यूज में लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब देखते हैं कि एआई करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार से कृत्रिम, मतलब पहले तो वीर्य बैंक कहाँ कहाँ है अपने, कृत्रिम वीर्य बैंक, मतलब जहाँ पे स्पर्म इकट्ठा किया जाता है, और कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा स्पर्म इकट्ठा किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडे में रखते हैं तो इसको फ्रोजन, मतलब जमा हुआ ही रहता है, मान लो लगभग जमा हुआ ही रहता है, तो इसको फ्रोजन सीमन कहते हैं। तो इसके जो बैंक होते हैं उनको फ्रोजन सीमन बैंक कहते हैं। तो क्या है, फ्रोजन सीमन बैंक, फ्रोजन सीमन बैंक या सेंटर कहां पे, तो राजस्थान में 2 जगह है, एक तो जयपुर के बस्सी में और एक जोधपुर में है, नारवा जोधपुर में होता है, ठीक है। तो पहला तो क्या है,
पहला तो है जयपुर के बस्सी में, और दूसरा है नारवा जोधपुर में। ठीक है, पहला जयपुर बस्सी में है फ्रोजन सीमेंट बैंक, दूसरा नारवा जोधपुर में। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों बैंक आरसीडीएफ की इकाई है। आरसीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो ये दोनों बैंक की आरसीडीएफ की इकाई है। आरसीडीएफ की फुल फॉर्म होती है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना राजस्थान में हुई थी 1977 में। ठीक है, ये हो गए फ्रोजन सीमेंट बैंक। अब उसके बाद में आता है वीर्य संग्रहण की विधियां। तो ये 4 प्रकार की होती है। एक तो कृत्रिम योनि द्वारा, एक इलेक्ट्रिक मेथड होता है, विद्युत मतलब कि करंट के झटकों से भी अपन सीमन को एकत्रित करते हैं। ठीक है, फिर एक आता है कलसी का मेथड होता है, और दूसरा होता है हस्तमैथुन या हस्तमैथुन के द्वारा, या फिर दुग्ध दोहन की विधि द्वारा। ठीक है, और वो मतलब सिर्फ मुर्गी में ही काम में आता है, हस्त वाला या दुग्ध दोहन की विधि वाला। तो वो देखते हैं अपन। तो अब देखते हैं वीर्य संग्रहण करने की विधियां क्या है। वीर्य संग्रहण करने की विधियां, इसमें पहली तो कौन सी है, कृत्रिम योनि द्वारा, जो सर्वाधिक काम में ली जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त या काम में ली जाती है। ठीक है, कृत्रिम योनि द्वारा ये जो विधि है, इसको अपन इसी टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद में आती है दूसरी, विद्युत स्खलन विधि। विद्युत स्खलन विधि, ठीक है। फिर तीसरी आती है कलशिका मालिश विधि। कलशिका मालिश विधि में क्या होता है कि मसाज किया जाता है पशु को, और फिर उसके बाद में उसका सीमन इकट्ठा किया जाता है। फिर चौथी विधि है अपनी हस्त संग्रह या दुग्ध दोहन विधि। ये सिर्फ मुर्गियों में काम में आती है। दुग्ध दोहन विधि, दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में आपको पढ़ा दिया है मैंने। 3 विधियां थी, फुल एंड मेथड, फिर था फुल एंड मेथड था, एक तो स्ट्रपिंग था और एक नकलिंग था। फुल एंड मेथड में बता सारी डिटेल से बता दिए, लेकिन इसमें कौन सी आती है, स्ट्रिपिंग मेथड, चुटकी विधि काम में आती है। ठीक है, और ये सिर्फ मुर्गियों में ही काम में ली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में अब अपन देखते हैं कुछ बेसिक चीजें इसमें, जैसे कि सांड में कितना वीर्य होता है, उसके वीर्यन का आयतन क्या होता है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि तनुकरण करने वाला एजेंट कौन सा होता है वीर्य को, और इतने ठंड में रहेगा तो उसको हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं। जो सीमन की स्ट्रॉ होती है वो किससे बनी होती है, कितने कितने ml उसमें सीमन होता है, वो सारी चीजें अपन अब देखते हैं। ठीक है, तो सांड में प्रतिस्खलन
वीर्य का आयतन 96 प्रतिशत वीर्य का आयतन कितना होता है? 6 से 8 ml। ठीक है। पशुओं में सर्वाधिक आयतन, मतलब सर्वाधिक किसका आयतन होता है, मतलब वीर्य का आयतन सर्वाधिक किस पशु में होता है? तो वो होता है सूअर में। तो सर्वाधिक किसमें? सूअर में। और वो कितना होता है? 200 से 400 ml। सर्वाधिक वीर्य का संकलन सूअर में होता है, और वो भी कितना? 200 से 400 ml होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, अब सूअर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये आपको बेसिक ही बताया मैंने ऐसे ही नॉर्मली। अपने तो मेनली सांड के बारे में, मतलब गायों में ही देखना है अपने। ठीक है। तो अभी शुक्राणुओं की सांद्रता वगैरह कितनी होती है, कितने मोटाइल शुक्राणु होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है। तो शुक्राणुओं की सांद्रता, तो शुक्राणुओं की सांद्रता कितनी होती है? सांड में होती है 1200 मिलियन। ठीक है। शुक्राणुओं की सांद्रता कितनी? 1200 मिलियन होगी। ठीक है। फिर शुक्राणुओं का निर्माण का होता है, सभी को पता है ये तो, वर्षण में होता है। नर के प्राथमिक जननांग वर्षण कहलाते हैं। वर्षण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। फिर आता है वीर्य का पीएच। तो ये क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, और वो कितना होता है? 6.4 से लेके 6.8 तक होता है। ठीक है। वीर्य का पीएच कितना होता है? 6.4 से लेके 6.8 तक होता है। ठीक। फिर उसके बाद में वीर्य को तनुकरण करना। वीर्य में मतलब कि शुक्राणुओं की सांद्रता कम करके फिर उसको स्ट्रो में डाला जाता है। तो उसको तनुकरण करने के लिए उसमें एक एजेंट काम में लिया जाता है, जिसे एग योक सिट्रेट कहते हैं। ठीक है। वीर्य को तनुकरण करने वाला एजेंट कौन सा है? वो है एग योक सिट्रेट। सिट्रेट एसिड कौन सा पाया जाता है वीर्य में, ताकि उसकी पीएच 6.4 से 6.8 रहे? तो वो होता है सिट्रिक एसिड। काम क्या होता है इसका? पीएच बनाए रखना। ठीक है। एग योक और ग्लिसरीन, मतलब कि हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए स्पर्म की इतने -196 डिग्री टेम्परेचर पे रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे वो। तो उसको मतलब हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए एग योक और ग्लिसरीन भी काम में लेते हैं। तो वो भी देख लेते हैं अपन। अब क्या है? एग योक या ग्लिसरीन, ये काम के, इनको क्या बोलते हैं? हिमकरण अभिकर्ता। एग योक या ग्लिसरीन हिमकरण अभिकर्ता, जो कि उससे बचाते हैं अपने को हीट स्ट्रोक से। ठीक है। फिर उसके बाद में स्पर्म को एनर्जी कहां से मिलती है? तो एनर्जी का सोर्स वो होती है शुगर। और कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। क्या काम होता है? स्पर्म को ऊर्जा देना। फ्रक्टोज स्पर्म को ऊर्जा देना। कौन सी शुगर? फ्रक्टोज शुगर होती है, जिसकी वजह से स्पर्म को ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और जो तनुकृत मतलब वीर्य होता है ना, उसको पीवीसी की स्ट्रो बनी होती है, जो अलग अलग प्रकार की होती है। एक 25 ml की होती है, मतलब 25 mm की होती है, एक 50 mm की होती है।
तो उनके भी अलग अलग नाम है, वो भी देखेंगे। पीवीसी की स्ट्रो में देते हैं, पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो तनुकृत वीर्य पीवीसी की बनी मीडियम साइज की फ्रेंच स्ट्रो में भरा जाता है। ये चीज याद रखना। स्पर्म मतलब कि जो वीर्य होता है, स्पर्म इकट्ठे करते हैं तो वो कौन सी स्ट्रो में करते हैं, तो वो होती है मीडियम साइज फ्रेंच स्ट्रो। सीधा पूछ सकता है कि स्पर्म कौन सी स्ट्रो में इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो होती है फ्रेंच स्ट्रो, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्ट्रो के बारे में देख लेते हैं कि कितना क्या इसमें वीर्य आता है, और जो वीर्य अपन भरते हैं वो कितने टेम्परेचर पे, मतलब कि अब ठंडे में है, ठंड में है तो वो न्यूट्रल फेज में है स्पर्म, ठीक है। तो उनको वापस एक्टिव करने के लिए कितने टेम्परेचर में उसकी थोविंग करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, तो वो चीजें अपन और देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आती है स्ट्रो की मात्रा, तो ये तो कितनी होगी 0.5 ml, ठीक है। स्ट्रो का व्यास ये होता है 2.8 mm। स्ट्रो की लंबाई ये होती है 13.5 सेंटीमीटर। और जो जार होता है उसको वेटनरी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्रायोकेनिया या LN2 जार। क्रायोकेनिया LN2 जार बोलते हैं। थॉविंग करते हैं कि स्पर्म को फिर से मोटाइल बनाया जाए, तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, उसके लिए टेम्परेचर तो चाहिए 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब देखा होगा गांव में गर्म पानी, डॉक्टर कभी भी अपन एआई वगैरह करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा गर्म पानी करके ले आओ, तो वो ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, लगभग उसका टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और उसको कम से कम भी एक आधा या 1 मिनट तक उसकी थोविंग करते हैं, ठीक है। थोविंग क्या, पानी में डुबो कर रख देते हैं ताकि जो हिम जो मतलब ठंड की वजह से जो शुक्राणुओं की जो गति वगैरह जो भी थे, जो वो लगभग मृत अवस्था में पड़े थे, वो फिर से मोटाइल हो जाएं, फिर से अपनी वापस पुनः अपनी प्रारंभिक स्टेज में जैसे होते हैं, जिससे कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो सके, उस कंडीशन में आ जाए, तो उसके लिए थॉविंग करते हैं। तो अपन वो देख लेते हैं। थोविंग के लिए 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और टाइमिंग कितनी, आधी से 1 मिनट। ये तो हो गई मेन चीजें। अब देखते हैं अपन स्पर्म इकट्ठा करने की विधि थी कृत्रिम योनि द्वारा, इंपॉर्टेंट है वो। तो अपन चित्र के माध्यम से देखेंगे कि योनि कैसी क्या होती है, क्या क्या उसमें मतलब कि कौन कौन से भाग होते हैं उसके, क्या भरा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी जरूरी है स्खलन के लिए, सांड में भी सारे उद्दीपन देने सब कुछ वही करना पड़ता है, तो उसके लिए अपन तो उसके चित्र बना के देखते हैं अपन। तो अपन कृत्रिम योनि का चित्र बना रहे हैं। इसमें पानी भरा रहता है, और पानी भी कैसा, गर्म पानी 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोनों साइड में। एक बार चित्र बना दूं मैं, फिर आपको डिटेल में समझा दूंगा मैं सारी चीजें, क्या कहाँ से क्या होता है, कुछ जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें।
यहाँ पे आके स्पर्म इकट्ठे होते हैं। ये तो पूरी है रबर होज, इंग्लिश में तो रबर होज बोलते हैं इसको, और रबर नली। फिर ये अंदर की साइड है, इसको बोलते हैं अपन इनर लाइनर या रबर अस्तर। ठीक है, ये होती है संग्रह नली। संग्रह नली, ठीक है। ये होता है वाटर जैकेट या चैम्बर, जल कक्ष। और जो पानी होता है, बताया था आपको, गर्म करके यूज में लेते हैं, तो उसका पानी वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? 42 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया रबर शंकु। ये होती है कृत्रिम योनि। मैंने चित्र के द्वारा बनाने की कोशिश की, सेम ऐसी ही होती है, आप वैसे भी देखोगे तो ऐसी मिलेगी। यहाँ पे वाटर जैकेट या वाटर चैम्बर में क्या पानी भरा जाता है, पानी का टेम्परेचर 42 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि प्रॉपरली सांड को उद्दीपन मिल सके, और स्पर्म मतलब कि ये है कि स्पर्म तब ही निष्कासित होंगे जबकि जब इतना टेम्परेचर होगा, तब इससे कम हुआ तो इजेकुलेशन करेगा ही नहीं सांड, या उसके स्पर्म निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, और ये सारी रबर की बनी होती है। इधर रबर शंकु होता है, इधर से मतलब शीशन डाला जाता है, फिर जो ये टेम्परेचर होगा सांड अपने आप ही मतलब फिर इजेकुलेट करेगा, वो इस रबर शंकु के आएगा, यहाँ से फिर संग्रह नली में आ जाएगा, यहाँ से इकट्ठा करके फिर उसको तनुकृत करके एग योग सिट्रेट के माध्यम से उसको तनुकृत किया जाएगा। वीर्य मतलब एक बार जो इजेकुलेशन करता है ना सांड, तो उससे कम से कम भी मतलब कम से कम बता रहा हूं मैं, 1000 गायों को मतलब 1000 गायों के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई की जा सकती है। ठीक है, एक बार के इजेकुलेशन से। ठीक है, फिर इसको एग योग सिट्रेट के माध्यम से तनुकृत करेंगे, फिर पीवीसी की स्ट्रो में भरेंगे इसको। ठीक है, और फिर वो लिक्विड नाइट्रोजन में उनको संग्रहित किया जाता है। वो काफी समय तक, कई सौ सालों तक काम में ली जा सकती है। ठीक है, ये हो गई कृत्रिम योनि। अब इसके बाद में आती है कि हाँ, जो डॉक्टर वगैरह एआई करते हैं वो कैसे क्या करते हैं, कौन सा जो क्रायोकेन या जार के बारे में तो आपको पता ही है, उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरती है। एआई गन भी आती है एक, उसमें क्या सीन होता है, स्ट्रोक कैसे लगाई जाती है, कैसे क्या सब कुछ होता है, तो वो और देख लेते हैं। कृत्रिम योनि देख ली अपन ने, अब देखते हैं अपन एआई गन। एआई गन है, यही मेनली काम में आती है इंसेमिनेशन के लिए, क्योंकि ज्यादातर पशुओं में रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा ही एआई की जाती है। रेक्टल पाल्पेशन मतलब रेक्टम में हाथ डाल के फिर जो हॉर्न्स है वो ढूंढे जाएंगे, और फिर वेजाइना के भाग से मतलब वेजाइना से ये एआई गन डाली जाएगी, और फिर हॉर्न में वो सीमन को मतलब छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एआई गन है, एआई गन की साइज वगैरह उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो ये होती क्या है, इसका भी चित्र बना लेते हैं अपन। वैसे साइज में काफी पतली होती है, यहाँ पे मैं मोटी बना रहा हूं। इधर की साइड ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पे मतलब लॉक लगा होता है इसके, ताकि ये इससे आगे ना जाए। कई बार मतलब अगर ये लॉक नहीं हो तो फिर कि अंदर भी चली जाए ये, या फिर ये जो
बैरल है, इसके अंदर ये प्लेंजर फंस जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक होता है, इससे आगे नहीं जाती है, ठीक है। ये तो हो गया लॉक। ये बड़ा वाला होता है, इसको बोलते हैं बैरल या बंदूक नली। और ये जो ये है इसको बोलते हैं प्लंजर, हिंदी में बोलते हैं मचक या मूसल। तो जो स्ट्रो होती है उसके एक साइड में फैक्ट्री सील होती है और एक साइड में परमानेंटली सील होके आती है, और फिर उसके बाद में दूसरी साइड होती है, उधर से फैक्ट्री में सील लगाई जाती है, ठीक है। तो जिधर से वो पैक है उस साइड से उसको कट किया जाता है, फिर इस प्लंजर में ऊपर की साइड डाला जाता है, उसको इसको नीचे खींच लिया जाता है, ऊपर की साइड डाला जाता है, फिर यहाँ से लॉक कर दिया जाता है और इसको नीचे खींच लिया जाता है, और इतनी साइड में खींचते हैं कि हाँ ये पूरी इस बैरल के अंदर आ जाए ये प्लंजर, ठीक है। इसकी साइज मतलब इसकी साइज है बैरल से बड़ी होती है प्लंजर की, ठीक है। पूरा अंदर आ जाएगा, फिर रेक्टल पाल्पेशन के माध्यम से हॉर्न ढूंढेंगे, फिर वेजाइना के भाग से इस एआई गन को अंदर डालेंगे, फिर जहां पे हॉर्न होगा ऊपर से अपन फील कर सकते हैं रेक्टम के माध्यम से कि कहाँ पे क्या वो गन है। फिर जैसे ये हॉर्न में आ जाएगी वहां पे, फिर यहां से ये जो प्लंजर होगा नीचे से पकड़ के इसको पुश कर देंगे, तो वहां पे जो सीमेन है वो इजेकुलेट हो जाएगा अंदर। ये क्या, ये काम, इस काम में ये आता है, ठीक है। फिर एआई करने की विधियां अलग अलग जानवरों में अलग अलग होती है। तो एआई की विधियां, इसमें पहली है मलाशय योनि विधि, ठीक है। दूसरी है, ये तो किसमें, गाय भैंस में काम में आती है, ठीक है। दूसरी है योनि विधि, ये भेड़ बकरी में काम में आती है, भेड़ बकरी और घोड़े में भी, ठीक है। और तीसरी है वीक्षक या वीक्षक तंत्र विधि, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने की विधियां। अब कि ठीक है भाई साहब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा लिया, वो ठीक है, करवाते क्यों है, कि क्या फायदा है कि अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर करवाते हैं। तो इसका फायदा है, एक तो पशुओं को यौन रोगों से बचाया जा सकता है, मतलब कि जो यौन संबंधित बीमारियां हैं उनको फैलने से बचाया जा सकता है। अच्छी नस्ल के लिए, मतलब कि आर्टिफिशियल, बाहर आवारा कोई भी सांड हो उसको अपनी नस्ल पता ही नहीं, मतलब अपने को उसकी नस्ल पता ही नहीं, अपन उससे अगर गर्भित करवा दे तो फिर जो बछड़ी पैदा होगी उसका उत्पादन भी कम होगा और उसकी नस्ल भी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए अपन एआई का सहारा लेते हैं ताकि अच्छी, एक तो यौन रोग ना फैले, एक अच्छी गुणवत्ता की या अच्छी नस्ल का पशु प्राप्त हो। तो एआई के फायदे ये देख लेते हैं अपन। फायदों में पहला तो क्या है, प्रजनन रिकॉर्ड में आसानी, ठीक है। दूसरा है यौन संक्रमित रोगों से बचाव। तीसरा है श्रेष्ठ गुणों वाले सांड से नस्ल सुधार। चौथा है एक सांड से साल में हजारों गाय गर्भित करवाना। पांचवा है धन व श्रम की बचत।
और छठवा क्या है, लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग कर केवल मादा बछड़ियां पैदा करना। ये होते हैं एआई के फायदे। ठीक है, तो अभी अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। एआई के फायदे क्या है? पहला तो है प्रेजेंट रिकॉर्ड में आसानी, कि अपने को पता रहता है, जैसे कि गाय वगैरह को अपन बाहर छोड़ दे, बाहर चरने जाए खुले में, कब उनके बीच में मतलब संकरण हो जाए, कब प्रजनन कर लिए, तो अपने को पता नहीं रहता कि कब से कब उसका मतलब कि वो निषेचन हुआ है और कितने समय बाद में वो बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, तो प्रजनन रिकॉर्ड में आसानी होगी। यौन संक्रमित रोगों से बचाव होगा, एड्स वगैरह पशुओं में उनसे बचाव होगा। श्रेष्ठ गुण वाले सांड से नस्ल सुधार होगी। नस्ल सुधार के लिए आपको बताया था ग्रेडिंग अप 7 से 8 वीडियो तक जो मतलब जिस मादा की अपने को नस्ल नहीं पता है उससे संकरण करवाएंगे ना, तो अपने को श्रेष्ठ नस्ल की मादा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सांड से साल में हजारों गाय गर्भित करवाना। इसके माध्यम से क्या होता है कि अपने को जरूरी नहीं है सांड पाले कुछ भी करे, एक सांड होगा उससे एक साल में कई हजारों गायें गर्भित करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में धन और श्रम की बचत। धन और श्रम की बचत कैसे है? अपन बाहर से मतलब कोई भी अगर बेल वगैरह से ऐसे प्रजनन करवाते हैं तो कम से कम गांव में तो ये है कि 500 रुपए लेते हैं और फिर कितनी सारी मशक्कत करनी पड़ती है। इसमें कुछ नहीं है, 150-200 रुपए में तो यही होती है और कोई श्रम भी नहीं है कि पेड़ को बांधा और 2 मिनट का काम होता है ये। ठीक है, और लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग करके केवल मादा बछड़ियां पैदा करना। इसमें क्या होता है कि जो वाई गुणसूत्र होता है ना सांड का, तो लिंग वर्गीकृत वीर्य में क्या करेंगे कि वो वाई गुणसूत्र हटा देंगे, केवल एक्स गुणसूत्र ही रखेंगे उसमें। उससे क्या होगा कि जो मेल बछड़े है ना वो तो उत्पन्न नहीं होंगे, केवल फीमेल ही उत्पन्न होंगी। आपने देखा होगा कई लोग चाहते हैं कि हाँ उनके गाय हो, बछड़ी लाए या भैंस हो वो पाडी, लोकल भाषा में बोला हुआ है पाडी, और पाडी लावा है। तो इसके लिए भी लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग कर आप केवल मादा बछड़ियां पैदा कर सका था। ठीक है, तो एआई के फायदे हो गए ये, और अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो टॉपिक था वो यही कंप्लीट होता है। अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।